हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अ रीडिंग ऑफ अ रिविजनिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो टॉपिक है उसके ऊपर। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कमेंटेटर्स हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि जो नरसिंह राव थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो रियल आर्किटेक्चर हैं इंडिया के, और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो सिर्फ पॉलिश किए हैं जो ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट था। जो रियल आर्किटेक्ट था वो B.N. राव थे, ना कि B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इसको इन्होंने, और जो ये आर्ग्यूमेंट है ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भले सही लगता है बट एक्चुअल में ये सही नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दलित को रिप्रेजेंट करते थे B.R. अम्बेडकर, तो जानबूझ के ये दलित वाली वॉइस जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। जो दलितों ने रिपब्लिक लेकर के आया हमारे कंट्री के लिए, B.R. अम्बेडकर ने जो रिपब्लिक बनाया हमारे देश को, उसको ये गलत प्रूफ कर रहा है, और तो ये सही नहीं है बोलते हैं ऑथर। फिर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉम्पीटिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। दोनों ही मैन इंडिस्पेंसेबल्स थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे दोनों ही लोग, बट जो रोल था वो डिफरेंट था। B.N. राव एक तरीके से डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट थे, जूरिस्ट थे, जिनको अपॉइंट किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जुलाई 1946 के अंदर, और जो इनको असाइनमेंट वो मिला था वो एक तरीके से टेक्निकल रोल में मिला था। और राव ने ब्रिटिश इंडिया के लिए भी वर्क किया था एज अ ड्राफ्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, उसके अंतर्गत इन्होंने हेल्प की थी राव ने। फिर 11 साल बाद उन्होंने प्रिपेयर किया एक ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बनाया गया था, और उन्होंने एग्जामिन किया अमेरिका का, कनाडा का, आयरिश का, ऑस्ट्रेलिया का, वेमनार मॉडल का, और उन्होंने कंसल्ट किया बहुत सारे, जो राव थे उन्होंने कंसल्ट किया बहुत सारे जूरिस्ट जैसे कि फ्लिक्स, फ्रैंकफर्टर, हेरोल्ड लस्की से, और अक्टूबर 1947 में उन्होंने सबमिट किया था एक ड्राफ्ट। 243 आर्टिकल्स थे उसके अंतर्गत 13 शेड्यूल्स थे, और जो राव का डॉक्यूमेंट था वो प्रोवाइड किया असेंबली को एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट। और उनको कोई सीट नहीं मिला था एज सच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल मैंडेट था जो B.N. राव है उनका, और उनका अथॉरिटी जो मिला था उनको सिर्फ एक तरीके से स्कॉलरली वे पे अथॉरिटी मिला था, और कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे B.N. राव। ठीक है, अम्बेडकर जबकि अगर अपन दूसरे हैंड में देखें तो उनका डिफरेंट रूल था, डिफरेंट ऑर्डर था, उनका डिफरेंट टास्क था। वो एक तरीके से चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उनको लीगल ड्राफ्ट को पॉलिटिकल कोवेनेंट में बदलना था, दैट इज पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में बदलना था लीगल ड्राफ्ट को। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया टर्बुलेंस के टाइम पर पे, जो पार्टीशन हुआ था कंट्री का, पाकिस्तान का इंडिया से, तो उसको उन्होंने संभाल के रखा। जो B.R. अम्बेडकर थे, जो मर्डर हुआ महात्मा गांधी का, उस टाइम कोई लीडर नहीं था इतना बड़ा, तो भी B.R. अम्बेडकर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को संभाला, और उन्होंने डिफेंड किया अपने प्रोविजंस को जो B.N. राव ने लेकर आया। तो एक्चुअल में डिफेंड तो उसको B.R. अम्बेडकर ने दिया, और क्लॉज बाय क्लॉज उन्होंने असेंबली पे उसको रीड किया, एक एक चीज़ बताया, एक एक चीज़ समझाया सबको। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ना सिर्फ उसको रिफाइन करने की टेक्स्ट को, बट साथ पे भी उन्होंने बिल्ड किया कंसेंसस कि दैट जो अलग डिवाइडेड इंटरेस्ट है सबका उसको एक साथ लाया जा सके, और राव ने बिल्ड किया फ्रेमवर्क। तो अम्बेडकर ने इसको एक तरीके से लिविंग इंस्ट्रूमेंट जस्टिस बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस बनाया। अम्बेडकर ने कभी ये डिनाई नहीं किया कि राव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उन्होंने कंक्लूड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नवंबर 25, 1949 के टाइम पे, उन्होंने कहा कि जो क्रेडिट है वो सिर्फ मुझे नहीं जाता बट बिलोंग करता है बाकी पार्शली जो B.N. राव है उनको भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे प्रिपेयर किए थे रफ ड्राफ्ट वगैरह, उनको जाता है। और बाकी बताते हैं जो कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी था उसको भी ये सब जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये एक पार्ट ऑफ क्रेडिट साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी को भी जानना चाहिए, जो कि 141 दिन के लिए बैठी थी, और ऐसे क्रेडिट को उन्होंने शेयर किया जो S.N. मुखर्जी हैं उनके साथ भी, उनका भी नाम आया, जो कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो वर्ड था उनका बार बार यूज़ किया जाता है एज अ राव के लिए, कि राव, जैसे अभी B.R. अम्बेडकर ने खुद बोला कि क्रेडिट दिया राव वगैरह को, तो वो आप ऐसे नहीं सोच सकते। ऑथर कहते हैं कि जो रियल ऑथर है कॉन्स्टिट्यूएंट का वो अम्बेडकर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। वो सिर्फ कह रहे हैं यहाँ पे रफ ड्राफ्ट किया है। जो B.R. अम्बेडकर है वो खुद कह रहे हैं रफ ड्राफ्ट बनाया है B.N. राव ने, नॉट फिनिश्ड टेक्स्ट करके। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी और जो असेंबली टर्न किया रॉ मटेरियल को डॉक्यूमेंट पे, वो फाइनली फोर्स पे आया जनवरी 1950 में, ये बतलाते हैं। राव का जो कोरिस्पॉन्डेंस था विद अम्बेडकर और जवाहर नेहरू, वो कन्वे करता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और कोऑपरेशन था उन लोगों के बीच पर पे। और
जो अभी एफर्ट लगाया जा रहा है कि उनको एक तरीके से क्राउन दे दिया जाए, यानी कि वो राजा का जो होता है ना, किंग का क्राउन, वो उसको दे दिया जाए एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि टाइटल दे दिया जाए बेसिकली, वो एक तरीके से डिस्टॉर्ट करेगा दोनों ही रिकॉर्ड, जो पुराना हिस्ट्री है हमारा उसको डिस्टॉर्ट करेगा, साथ में राव का खुद का मॉडेस्टी को भी डिस्टॉर्ट करेगा, क्योंकि वो खुद इतना रिस्पेक्ट करते थे B.R. अम्बेडकर के। फिर जो पॉलिटिकल मोटिव है उसके बारे में बात करते हैं। जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि राव को एलिवेट किया जाए, यानी कि आगे बढ़ाया जाए और साइडलाइन किया जाए अम्बेडकर को, वो स्कॉलरशिप अलोन से बस ड्रिवन नहीं है, बट मतलब जो ये स्कॉलर दिया गया है राव को उससे बस ड्रिवन नहीं है, बट साथ में वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो आइडिया है, दलित थिंकर्स जो हैं उन्होंने सेंटर ऑफ द रिपब्लिक में अपना रोल दिखाया। दलित यानी कि जो B.R. अम्बेडकर दलित का ज़्यादा साथ देते थे, तो वो फाउंडिंग मूवमेंट पे उनका रोल हटाना चाहते हैं और रिकास्ट करना चाहते हैं राव को एज अ ऑथर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर रिकास्ट किया जाए एज अ राव को। ये अटेम्प्ट जो है वो रिक्लेम करना चाहते हैं वापस जो अथॉरशिप है, जो कास्ट प्रिविलेज वगैरह को लेकर के उसके बारे में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है अराइवल ऑफ ऑप्रेस्ड जो है वो हुआ था पावर पर पे, वो अराइव किए थे पावर पे, जो ऑप्रेस्ड हो रहे थे उन लोग का अराइवल हुआ था पावर पे। और अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको डिटैच करना चाह रहे हैं अम्बेडकर को, तो ये एक तरीके से लेने की कोशिश है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सोल है, आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेम चेंज कर दिया जाए, तो जो अम्बेडकर का प्रेजेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो एक तरीके से खुद का ही एक डिसाइसिव एक्ट था पॉलिटिकल विजडम को दिखलाने का, क्योंकि वो खुद दलित थे, तो बतलाते हैं कि ऐसा, ये एक तरीके से पॉलिटिकल विजडम दिखलाता है कि सारे लोग का रिप्रेजेंटेशन था। और ये एक तरीके से ओरिजिनली इलेक्ट किए गए थे जो अम्बेडकर थे वो बंगाल से, बट पार्टीशन के बाद से उनका सीट जो है वो पाकिस्तान में चल दिया था। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर ही हेजिटेट कर रहे थे उनको वापस अपने पास्ट डिसएग्रीमेंट जो थे उसके कारण लाने के लिए, तो लेकिन महात्मा गांधी ने इंटरवेंशन किया और उन्होंने सेटल किया जो क्वेश्चन है, और उनको बाद में फिर B.R. अम्बेडकर को वापस एंट्री भी मिली। गांधी और अम्बेडकर का भले क्लैश था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, जैसे कि जो पुअर जो दलित हैं उनको दलित वाले ही लोग वोट करेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं उसको मुस्लिम वाले ही वोट करेंगे, ऐसा करके होता है। तो वो अपन मेन जो टॉपिक होता है हिस्ट्री में उस पर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। इनफैक्ट जो गांधी जी थे उन्होंने बोला कांग्रेस लीडर्स को कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट नहीं होगा अगर शेड्यूल कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसको बनाने से। तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में एज अ रिजल्ट क्या हुआ, B.R. अम्बेडकर को री इलेक्ट किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और 1947 पे जब नेशन फ्रैक्चर्ड हो रहा था, रिलीजन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यहाँ पे एलिनिएट कर दिया गया था दलित लीडरशिप को, और उसके कारण ज़्यादा डिवाइड वगैरह बढ़ सकता था अगर उसको और एलिनिएट कर देते, दलित को, B.R. अम्बेडकर को हटा देते। सो इसलिए अम्बेडकर का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी था और गांधी ने प्रिवेंट किया इस क्राइसिस को, और उन्होंने वीकेंड किया नए रिपब्लिक जो बर्थ ले रहा था हमारा इंडिया, उसको वीकेंड नहीं होने दिया, उसको बचाया पुअर होने से, अपने कंट्री को, देश को वीक होने से बचाया। और उसके बदले में ही टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मोरल वे पे बदला गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, और एंटरप्राइज किया, कंट्री को साथ में बनाया रखा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया, तोड़ मोड़ नहीं हुआ कंट्री पे। फिर जो राव का ड्राफ्ट है उसके बारे में बताते हैं। राव का ड्राफ्ट प्रोवाइड करता है ऑर्डर और स्ट्रक्चर हमारे कंट्री को, जबकि अम्बेडकर ने दिया कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से मोरल डेप्थ दिया। और जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, DPSP है, अफर्मेटिव एक्शन है, वो उनका इम्प्रिंट था, जो कि B.R. अम्बेडकर का इम्प्रिंट था। और जो उसके स्पीचेस थे, जो कि B.R. अम्बेडकर के स्पीचेस जो थे असेंबली में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से लिविंग मोरल फिलॉसफी बना दिया गया। और अम्बेडकर ने वार्न किया कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो फेल हो जाएगी बिना कोई सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के। तो उन्होंने बोला था कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी ज़रूरी है पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ में। उन्होंने कहा, जो B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने कहा कि कितने लंबे हम कंटिन्यू डिनाई कर सकते हैं इक्वालिटी को अपने सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ से, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। और अगर हम कंटिन्यूअसली डिनाई करेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, तो हम खुद के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल देंगे, पेरिल में डाल देंगे। पेरिल यानी कि डेंजर होता है। हमको रिमूव करने की ज़रूरत है जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अर्लीस्ट पॉसिबल वे पे हमको हटाने की ज़रूरत है कॉन्ट्रडिक्शन को, या फिर हम सफ़र करेंगे इनइक्वालिटी और ब्लो अप कर देंगे अपने ही जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है उसको ही फोड़ देंगे, उसको ही ख़राब कर देंगे। और ये जो वार्निंग है स्टिल
सबसे ज़्यादा पावरफुल वार्निंग था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और मोरल स्टेटमेंट जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट था अभी तक का। जो फिर द पेरिल ऑफ फॉरगेटिंग जो है, मतलब कि जो डेंजर है अगर हम इसको भूल जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सारी रिपब्लिक को गार्ड करना चाहिए इस मेमोरी को, उसके बारे में बोलते हैं कि सारे पीपल जितने पब्लिक हैं सबको गार्ड करना चाहिए इस मेमोरी को, कि जो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि राव को अंबेडकर से ऊपर उठाया जाए एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर एफर्ट्स, सो दैट हम ड्रेन किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन को, रेडिकल स्पिरिट से हटाया जा सके। जो मेन स्पिरिट था उससे इसको चेंज करना चाह रहे हैं, वो गलत है, ये सबको पता होना चाहिए। अब अंबेडकर को हॉनर कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि राव को डिमिनिश कर रहा है, दोनों के दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है। जो रिपब्लिक फेथ, जो हमारा कंट्री है रिपब्लिक फेथफुली, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से लीगल फ्रेमवर्क से ज़्यादा है, ये एक तरीके से स्टेटमेंट है नेशनल पर्पस के लिए, और इसके लिए हमको चाहिए स्कॉलर का प्रेसिजन, दैट इज़ बी एन राव स्कॉलर थे तो हमको उनका प्रेसिजन भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कहते हैं एक रिफॉर्मर का कन्विक्शन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अंबेडकर वॉज दैट रिफॉर्मर, तो इसलिए अंबेडकर का ज़्यादा नाम हो रहा है कहते हैं। फिर जो नेहरू जी हैं, नेहरू, पटेल और प्रसाद वगैरह, वो पब्लिकली एक्नॉलेज किए थे अंबेडकर का सेंट्रल रोल है, और किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया कि राव जो है कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल ऑथर हैं, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं है, तो अभी कैसे मान सकते हैं। उन लोग समझते हैं जो नेहरू वगैरह थे, उन लोग समझते थे कि क्या डिफरेंस होता है ड्राफ्ट करने में एक टेक्स्ट को और सेव देने में, जो नेशन का कंसाइंस है, नेशन का जो ब्रेन है उसको सेव देने में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ टेक्स्ट लिखना और ब्रेन को सेव देना अलग अलग होता है। राव डिज़र्व करता है एडमिशन, ब्रिलियंट एडवाइज़र्स के लिए उसको बहुत मिलनी चाहिए अवार्ड वगैरह, बट अंबेडकर डिज़र्व करते हैं रेवरेंस, और जो कॉन्स्टिट्यूएंस मोरल आर्किटेक्ट है वो अंबेडकर के पास रहना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से रिटर्न नहीं किया गया है या काम नहीं किया गया है कॉलोनियल ऑफिसर्स के द्वारा, बट ये एक तरीके से शैडो ऑफ पार्टीशन के टाइम पे लिखा गया है, जो कि महात्मा के असैसिनेशन था उस टाइम पे इसको लाया गया है, और कास्ट ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे इसको लाया गया है। और इस सब टाइम पे जो अंबेडकर थे उन्होंने सेंट्रल रोल अपनाया था, सिर्फ सिंबॉलिक वेपर पे, जनरॉसिटी पे नहीं, सिंबॉलिक जनरॉसिटी पे नहीं, बट एट द सेम टाइम जो स्टेटमेंट कि इंडिया को न्यू ऑर्डर मिलना चाहिए, इक्वेलिटी लानी चाहिए, वो सब भी बहुत ज़रूरी था। आगे बताते हैं। अंबेडकर ने कभी ये क्लेम नहीं किया अपना सोल ऑथर से, बट उन्होंने लीडरशिप अपनाई थी, दिखाई थी, और डिफेंस किया था हर क्लॉज को। उनका जो विज़न था लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी को लेकर के, उन्होंने डिफ़ाइन किया था इंडियन को एज ए रिपब्लिक डिफ़ाइन किया। और अगर हम उनके रोल को डिमिनिश कर देंगे तो एक तरीके से हम उनको बिट्रे कर रहे हैं, बी आर अम्बेडकर को, कि उन्होंने एक तरीके से रिपब्लिक को फाउंडिंग प्रोमिसेस दिए थे, और उन्होंने बनाया था एक रिपब्लिक बनाया था देश को, और राव ने एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था ज़रूर, बट अंबेडकर ने उसको फील किया था जस्टिस के साथ पे। सर बी एन राव को भले एक तरीके से हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियर थे वो थे भले वो बी एन राव, बट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो एक तरीके से आर्किटेक्ट और मोरल फाउंडर दोनों ही हैं मॉडर्न इंडिया के। और अगर आप ट्रूथ को डिनाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिनाई कर रहे हो कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री है करके। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।